एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सौम्या। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे जो कि आपका 2016 में पूछे गए थे। ठीक है, उसका आज हम मैथ और साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। इसके अलावा आपको पता है कि मेरे चैनल पर यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ की एक प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। आप चाहें तो 2015 से लेकर 2021-22 में जो आपका लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था यूपी टेट का, उन सभी के सॉल्यूशन आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं। प्लस आप अगर सीटेट के PYQ देखना चाहते हैं जो ऑनलाइन एग्जाम के आपके हुए थे 2021 और 2022 में, जैसे कि आपको पता है 2 बार आपके सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम हो चुके हैं और पैटर्न भी आपका बदला है क्वेश्चन पूछने का। तो आपको ये ऑनलाइन वाले पेपर सोल्यूशन ज़रूर देखने हैं सीटेट एग्ज़ाम के पहले। ठीक है, तो इसकी भी अलग से मैंने सीरीज़ बना रखी है प्ले लिस्ट में, सीटेट एग्ज़ाम सीरीज़ के नाम से। ठीक है, तो अगर आप सीटेट के पेपर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप सीटेट एग्ज़ाम सीरीज़ में देख लीजिए, और यूपी टेट के देखना चाहते हैं तो यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर नाम से एक सीरीज़ बनी हुई है। तो आप दोनों ही एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही रहता है, सेम ही है आपका यूपी टेट और सीटेट का। तो आपके लिए है वो हेल्पफुल क्वेश्चन होंगे, आप चाहे टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या सीटेट की। और आज के पेपर में भी जो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके टीचिंग एग्जाम के लिए, चाहे आप टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर सीटेट का, या फिर आप दोनों। ठीक है, तो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, तो आप सभी ध्यान से देखना। और इसका क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन में साथ साथ में देते जाऊंगी, और प्लस आपको ये PDF जो आपका ये पेपर का है उसको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करने के पहले, अभी तक चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल से जुड़े नहीं हैं, तो सबसे पहले आप सभी बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो मेरी मिस ना हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि और भी बच्चों को हेल्प मिल सके, वो बच्चे भी अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, तो शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स पे ग्रुप में, कि उनको भी हेल्प हो जाए। तो चलिए देखते हैं आज हम गणित और विज्ञान का जो सेक्शन आपका पूछा जाता है, सीटेट हो या फिर टेट हो, सभी जगह आपका पूछा जाता है। ठीक है, और सेम क्वेश्चन आपके सुपर टेट जो आने वाला है उसमें भी पूछे जाते हैं। तो आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सबके लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा साइंस का पहला क्वेश्चन क्या है। चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश में भी मैं आपको बताती रहूँगी, पेपर वहाँ पर आपका बाइलिंगुअल आता है एग्जाम में। ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं रहने वाली। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। याद रखिए ये आपका पेपर 2016 का है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन का चक्र निर्धारित करती है। अब कैसे, आपका इसमें जो है आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, बॉक्स में दिया हुआ है। चुंबकीय क्वांटम संख्या एक इलेक्ट्रॉन को क्वांटम स्थिति का वर्णन करते हैं। जैसे कि आपको पता है N, L, M, S, ये क्या है, आपके 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। तो ये जो है आपकी क्वांटम संख्या जो होती है, ये इलेक्ट्रॉन की क्वांटम स्थिति को बताती है कि इलेक्ट्रॉन आपके शेल में कौन से शेल में है, कौन सी जगह में है, कौन से ऑर्बिट में है, वो सब आपका पोजीशन को बताता है हमारा क्वांटम नंबर। ठीक है, आपने निकाले भी होंगे N, L, M, S की वैल्यू। S जो है आपका स्पिन क्वांटम नंबर होता है, M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, L आपका ऑर्बिटल से रिलेटेड होता है, N आपका शेल बताता है। तो आपका यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही बताया था, पूछा था आपसे, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका इलेक्ट्रॉन की क्वांटम स्थिति को बताता है। आपका करेक्ट आंसर हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपका केमिस्ट्री से पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायो से आया है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। आप सबने पढ़ रखा होगा, विटामिन पे आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, मैंने सारे विटामिन को एक वीडियो में आपको क्लियर कर रखा है, तो जाकर पढ़ सकते हैं चैनल पर। स्कर्वी रोग आपका विटामिन C की कमी से होता है। ठीक है, इसके साथ ही आप देख लीजिए विटामिन डी का क्या स्रोत होता है। तो आपको पता है विटामिन डी आपका सनलाइट से मिलता है, सनरेज से, और इसकी कमी से आपका रिकेट्स रोग होता है और ऑस्टोमलेशिया नामक रोग होता है। ठीक है, और विटामिन के इसकी कमी से रक्त का आपका थक्का नहीं जमता है। ठीक है, विटामिन के की कमी से, और विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं, जो रात में दिखता नहीं है। तो ये चारों ही पॉइंट आपको क्लियर करने हैं, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर इसकी व्याख्या जरूर देख लेनी है।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। इनमें से दुर्बल अम्ल आपका वीक एसिड कौन सा है, ये पूछा गया है। सिट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, या फिर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आपको बताना है इसमें से आपका दुर्बल अम्ल कौन सा है। तो आप सबने पढ़ रखा होगा आपका दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं। तो वह अम्ल जो पानी में घुलकर पूर्ण वियोजित ना होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड। ओके, तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन 93 का। सिट्रिक एसिड आपका दुर्बल अम्ल या फिर वीक एसिड होता है। 94 क्वेश्चन है आपका, किस वैज्ञानिक ने जंतुओं के पहचान के लिए तालिका की विकसित की थी। जंतुओं के पहचान के लिए उन्होंने एक की दिया था। तो कौन से वैज्ञानिक थे वो। कुंजी नाम का एक डिवाइस विकसित किया था जॉन रे, ठीक है, जॉन रे एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जीव विज्ञान में पहचान कुंजी नाम का एक डिवाइस विकसित किया था, जिससे जंतुओं की पहचान करने में सहायता होती है, ठीक है। जंतु की पहचान करने के लिए जॉन रे ने आपका ये डिवाइस दी थी। पहचान कुंजी का उपयोग पौधों, जीवाश्म, सूक्ष्मजीवों और पराग कणों की पहचान के लिए किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता है पहचान के लिए। जॉन रे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी व्याख्या आप यहाँ ब्रैकेट में देख लीजिए। बीज रहित फलों का कोई प्रयोग नहीं है। बीज रहित फल जो है किस में नहीं होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो नारियल का बीज आपको पता है खाने का योग होता है, अतः इसका कोई उपयोग नहीं किया जाता है। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नारियल का बीज जो है आपको सिर्फ जो है खाने योग्य होता है, बाकी किसी योग में नहीं होता है। तो आपको यही बताना था कि और कोई यूज नहीं है उसका नारियल के बीज का, यही आपको, क्योंकि टमाटर के बीज है उसमें भी यूज होता है, अंगूर के बीज यूज होते हैं, केले में बीज होता नहीं है। तो आपको यहाँ पर नारियल का ही बीज जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन कहना क्या चाहता था थोड़ा सा क्लियर नहीं था, बट यहाँ पर हम ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे। ओके, कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं। कॉटन फाइबर आपका NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। EVS NCERT प्लस साइंस NCERT, मैंने दोनों ही NCERT आपकी फुल कवर की हुई है, चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आपके टेट सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ओके, अगर आपने EVS साइंस और मैथ आपने NCERT बुक्स पढ़ ली है क्लास 6 तक या क्लास 8 तक, तो फिर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जब मैंने एग्ज़ाम की क्वालिफाई किया था टेट और सीटेट, तो मैंने भी NCERT से ही सारी प्रिपरेशन की थी। ओके, तो मैं अपने अनुभव के हिसाब से आपको बता रही हूँ। कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसमें पूछा गया है 96 का आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए, कपास के रेशे आंतरिक फल भित्ति से प्राप्त होते हैं। कपास के फल हरे पीले रंग के होते हैं। कपास से रुई तैयार की जाती है, और भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन गुजरात राज्य में होता है, ठीक है। और कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है, काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। काली मृदा में सबसे अच्छा होता है आपका कपास की खेती अच्छी मानी जाती है। रेशम का कीट किस अवस्था से, रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है। आप सभी को पता है जो रेशम का कीट होता है वो उसकी एक साइकिल होती है, ठीक है। उसमें डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस होते रहते हैं, बाद में सबसे लास्ट में आपको रेशम प्राप्त होता है। तो कौन सी अवस्था में आपको रेशम प्राप्त होता है, फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है, आपसे ये पूछा गया है। तो रेशम का कीट का जो लार्वा होता है वहाँ से आपको रेशम प्राप्त होता है। ओके, इसका आपको रेशम के कीट के बारे में टोटल आपको NCERT में दिया हुआ है, पूरा फुल प्रोसेस, काफ़ी लंबा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपको, स्टेप वाइज वहाँ पर पढ़ाया गया। अब NCERT पढ़ के जाएंगे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर पाएंगे। ओके, साइंस पे दिया हुआ है। शहतूत के पत्तों पर पले कीट से उत्तम रेशम प्राप्त होता है। आपको पता है इसका रेशम कीट का पालन आपका शहतूत के पेड़ पर किया जाता है, पत्ते पर। रेशम कीट को गर्म पानी में डालकर मार दिया जाता है और इससे रेशम निकाल लिया जाता है। इसका फुल प्रोसेस आपको वहाँ पर NCERT में पढ़ने को मिलेगा, साइंस में क्लास 6 की बुक में आपको दिया हुआ है। ओके, पितृस्थ अंकुरण किसकी विशेषता होती है, आपसे ये पूछा गया है। जलीय पौधों की, मैंग्रोव पौधों की, मरुस्थलीय या फिर झाड़ियों की। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, मैंग्रोव पौधों की। क्यों, जब बीज मात्र पौधों पर फल के अंदर रहते हुए ही अंकुरित हो जाते हैं, इस गुण को पितृस्थ अंकुरण कहते हैं, ठीक है। पितृस्थ अंकुरण मैंग्रोव पौधों की विशेषता होती है। मैंग्रोव पौधे कहाँ पाए जाते हैं, आपके पश्चिम बंगाल में। ये आपका GK का क्वेश्चन है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, सुंदरवन डेल्टा में। ओके, मैंग्रोव पौधे प्रायः खारे पानी में
तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका पश्चिम बंगाल और गुजरात में भी कुछ मात्रा में। HIV मुख्यतः संक्रमित करता है। HIV का संक्रमण क्यों होता है, ये पूछा गया है आपसे। तो फर्स्ट आपका है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, सहायक लिम्फोसाइट्स, किलर लिम्फोसाइट्स या फिर कोशिका मध्यस्थ टी लिम्फोसाइट्स। किसको ज़्यादा जो है इफेक्ट होता है, संक्रमित करता है ये HIV आपका जो जीवाणु होता है, रोगाणु होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन 2 सहायक लिम्फोसाइट्स। HIV मुख्यतः सहायक लिम्फोसाइट्स को ज़्यादा प्रभावित करता है, संक्रमित करता है। HIV एक विषाणु का नाम है, आपको पता है। HIV रोग आपका वायरस से होता है, वायरस से होने वाला रोग है, जिसे एड्स जैसे जानलेवा बीमारी होती है, ठीक है। तो आपको बताना है HIV किस वायरस से होता है, ठीक है। HIV वायरस से होता है, आपको पता है वायरस से होने वाला रोग है। किस वायरस से होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, ओके। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ये पूछा गया है 100 क्वेश्चन नंबर। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की एक सूत्रता या फिर 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता। पुरुष में एक अतिरिक्त गुणसूत्र होता है या फिर स्त्रियों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र होता है। ये डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। डाउन सिंड्रोम आपका जो है 21वां गुणसूत्र, जैसे कि आपको पता है 23 पाए जाते हैं टोटल, ठीक है। पेयर में बोलेंगे तो 23 और टोटल बोलेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 46, ठीक है। 46 गुणसूत्र आपको पाए जाते हैं आपकी बॉडी में, पता है आपको। 23 पेयर में होते हैं, तो पेयर में एक पेयर में 2 हो गए तो टोटल आपके 46 हो गए। तो इसमें से आपको जो 23 जोड़े में से जो है आपका 21वां जो जोड़ा होता है उसे ही हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, ओके। 21 जो आपका पेयर होता है उसे ही हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। बाकी आप जो है इसको डिटेल में पढ़ लीजिए। निम्न में से किस पौधे के रंध्र दिन में बंद और रात में खुलते हैं। वाटर लिली, कैक्टस, साइकस या आर्किड। कौन से पौधे में ये प्रक्रिया होती है जिसके जो रंध्र होते हैं, जो उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं पत्तों पर, उसे रंध्र कहते हैं। दिन में बंद होते हैं और रात में खुलते हैं। वाटर लिली, कैक्टस, साइकस या आर्किड, कौन से पौधे में ऐसा होता है। 101 का आंसर आपको बताना है। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। कैक्टस का पौधा जैसे कि आपको पता है रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है जहाँ पानी की कमी होती है। कैक्टस पौधे प्रकाश संश्लेषण की CO2 का आप जो है स्थिरीकरण करने हेतु रात में रंध्रों को खुला रखते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए। दिन के समय ये अपने रंध्र को बंद रखते हैं जिससे इनका जो है जल जो है वो वाष्पित ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मरुस्थल में वैसे ही पानी की कमी होती है, धूप इतना तेज होती है, गर्मी होती है। अगर इनके रंध्र खुले रहेंगे तो इनका पूरा पत्तियों से जो है रंध्र के द्वारा जल वाष्पित हो जाएगा, तो ये सूख जाएंगे। इसलिए अपना रात में रंध्र को बंद रखते हैं, और मतलब कि दिन में बंद रखते हैं और रात में खोलते हैं, जिससे कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए CO2 जो है निकाल सके, ठीक है। यही आपका यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है डिटेल में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपका रिएक्शन यहाँ पर आ गई, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। डायरेक्ट इसको समीकरण दिया हुआ है, कौन सा सही है बस आपको यही बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही है। 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 होते हैं, 12 मॉलिक्यूल H2O के होते हैं। ये प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होती है तो आपका ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है और जल होता है, ठीक है। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अब ये पेडागोजी से क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षण कौशलों के एकीकरण का क्या अर्थ है। ये आपका टीचिंग स्किल से क्वेश्चन है, तो इसका अर्थ आपसे पूछा गया है क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एक पाठ में सभी कौशलों का प्रयोग करना, एकीकरण का मतलब आपसे पूछा गया है। या फिर एक पाठ में उपयुक्त शिक्षण कौशलों का चयन करना, एक पाठ में अधिक सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप सभी टीचिंग स्किल को इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब कि एकीकरण कर रहे हैं, तो आप इसमें से कौन सा सही ऑप्शन चुनेंगे। तो सिंपल सी बात है, एक ही पार्ट में अलग अलग एक चैप्टर है आपका, इसी में ही आप अलग अलग स्किल्स का यूज कर लेंगे, तो इसे ही आप एकीकरण कहेंगे, इंटीग्रेशन कहेंगे, ठीक है। और टीचिंग स्किल्स क्या होती है, जैसे कि आप किस तरह से बच्चों को क्लास में इंट्रो देते हैं, कैसे बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे आप ब्लैक बोर्ड पर अपना पढ़ाते हैं, कैसे लिखते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो टीचर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपको टीचिंग स्किल्स कहा जाता है, ठीक है।
जो कि आपको सूक्ष्म शिक्षण आपका माइक्रो टीचिंग के दौरान आपको सिखाया जाता है बीएड में। ओके, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है। बाकी आप डिटेल यहाँ पर पढ़ सकते हैं ब्रैकेट में। कौन सा स्तर भावात्मक पक्ष का नहीं है? भावात्मक पक्ष, ठीक है, तो आप सभी को पता है बीएस ब्लूम टेक्सोनॉमी आपने पढ़ा होगा। इन्होंने दिया था आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में, ठीक। इन्होंने बोला था 3 तरीके से बच्चा सीखता है। मैंने आपको याद कराया था कैप से, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। 3 डोमेन इन्होंने बीएस ब्लूम ने आपके बताए थे सीखने के लिए बच्चों को। तो उनकी टेक्सोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके टेट सीटेट और सुपर टेट हर जगह पूछी जाती है। तो मैंने एक सिंगल वीडियो पे बना रखी है, आप जाकर पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो इसमें आपका अफेक्टिव डोमेन को ही भावात्मक पक्ष कहा जाता है। भावात्मक पक्ष का नहीं है कौन सा, ये ऑप्शन पूछा गया है, नेगेटिव पूछा गया है, इसलिए ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो भावात्मक पक्ष में आपका विश्लेषण नहीं आता है। ओके, बाकी ग्रहण करना, मूल स्थान और संगठन ये सब भावात्मक पक्ष में आते हैं। विश्लेषण आपका संज्ञानात्मक पक्ष में आता है, जो कि आपका कॉग्निटिव डोमेन होता है। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़कर जाइए एग्जाम में। पाठ योजना लेसन प्लान में आपको पूछा गया है सबसे पहले क्या निर्धारित करते हैं। आप लेसन प्लान बनाते हैं, आपने बीएड में बनाया होगा, तो सबसे पहले आप क्या निर्धारित करते हैं? उद्देश्य या फिर पाठ वस्तु या फिर प्रणाली या गृह कार्य। तो गृह कार्य से तो यहाँ कोई मतलब नहीं, सबसे लास्ट में आएगा। प्रणाली प्रोसेस हो गया, पाठ वस्तु आपका चैप्टर के बारे में हो गया, लेकिन उद्देश्य सबसे पहले आप उसका ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। कोई भी लेसन प्लान बनाएंगे तो आप उसके अंदर क्या क्या टॉपिक रखना चाहते हैं या फिर इस चैप्टर से आप बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, क्या आपके एम एंड ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले आप वो रखते हैं, निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो आपका उद्देश्य यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। पाठ योजना में उद्देश्य सबसे पहले आता है, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। ओके, क्लियर यहाँ तक। 106 प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है। संभावना, अंतरिम, वास्तविकता या फिर अनिश्चय। विज्ञान क्या है? आपके नेचर में विज्ञान की क्या स्थान है, ये आपसे पूछा गया है। तो प्रकृति के लिए जो है विज्ञान की मान्यता वास्तविकता है, क्योंकि विज्ञान आपका रियल लाइफ से जुड़ा होता है। विज्ञान एक्सपेरिमेंट पर आपका बेस होता है। ओके, विज्ञान कहता है कि हम कहते नहीं, हम करके दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रयोग करके दिखाते हैं, सब कुछ सिद्ध करते हैं, तो आपका ये वास्तविकता से रिलेटेड होता है। 106 का ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो गया। क्रिएटिव बच्चों के बारे में पूछा गया, ये आपसे बहुत पूछा जाता है टेट सीटेट में, ये आपका सीडीपी में भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है, और सभी पेडागोजीज में ये पूछा जाता है। सृजनात्मक छात्रों की क्या विशेषता होती है, ये पूछा गया है आपसे क्रिएटिव बच्चों का। तो वैचारिक लचीलापन का अभाव नहीं होता बच्चों में, तो लचीलापन होता है, जो मैंने आपको बताया था FFOE, ये 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपकी सृजनात्मक बच्चों में। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी और एलेबोरेटिव। तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन होता है, तो ये प्रॉपर्टीज़ तो अब तो आपकी होगी, ठीक है। तो ये अभाव तो नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया। जिज्ञासु होते हैं, समस्याओं से अनभिज्ञ या फिर बुद्धि का अभाव, क्या है विशेषता? तो आपको ये जिज्ञासु होते हैं, ठीक है। समस्याओं से अनभिज्ञ तो होगे नहीं, बुद्धि का अभाव होगा ही नहीं, अगर अभाव होगा तो सृजनात्मक बच्चे ही नहीं होंगे फिर वो तो, और वैचारिक लचीलेपन का अभाव भी नहीं होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज तो होती हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया आपका, यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही है, जिज्ञासु। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो गया। 108 का आपका आंसर है, एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया सिंपल सा। निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन स्केल में आपको पूछना है, जैसे कि आपको पता है केल्विन में चेंज करने के लिए जो आपका डिग्री सेल्सियस में तापमान दिया होता है उसमें बस 273 केल्विन जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपका केल्विन में चेंज हो जाता है, 273 बस आपको जोड़ना होता है। तो 50 डिग्री सेल्सियस दिया है तो 50 में आप 273 जोड़ दीजिए, जितना भी आपका आंसर आएगा वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, ओके। तो आपका 323 आएगा जोड़ने पर, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। सिंपल आपको 273 जोड़ना था बस केल्विन में चेंज करने के लिए। ये आपका रेजिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे गए न्यूमेरिकल। 3 तार जिनका प्रतिरोध आपका दिया हुआ है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, समांतर मतलब कि आपके सीरीज़ में, समांतर आपका पैरेलल में जोड़े हैं, ठीक है। आपको हिंदी में थोड़ा सा हो गया कन्फ्यूजन, पैरेलल में जोड़े गए हैं 3 रेजिस्टेंस है आपके। तो इनके बीच जो है आपका
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस आपके पैरेलली जुड़े हुए हैं, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब आपके पैरेलल में जुड़े होंगे रेजिस्टेंस तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इनको जोड़ देना है। अगर यही सीरीज़ पे होते तो सिंपल R इक्वल टू हो जाता R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर डिवाइड नहीं करना पड़ता। तो सीरीज़ में जोड़ेंगे तो ये फार्मूला होगा सिंपल, और पैरेलल में जोड़ेंगे तो ये फार्मूला होता है। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप अपनी कॉपी पर, तो आपका जो है यहाँ पर 6/11 आपका जवाब आएगा। चलिए देखते हैं 110 नंबर। किसी गैस में ध्वनि की चाल v है। ठीक है, ध्वनि में आपकी चाल v है और गैस के परम ताप T में संबंध, आपको बस संबंध बताना है। तो ये आपका v प्रोपोर्शनल T होता है। ठीक है, T आपका ये परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है कैपिटल T, ये आपका स्पीड होता है साउंड का। तो इसके बीच रिलेशन आपको डेरिवेशन बुक्स में दिया रहता है फिजिक्स में, लेकिन आपको सिंपली आपको याद रखना है कि v प्रोपोर्शनल टू T आपका होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिजिक्स में यही आपका, बस इसको आप डायरेक्ट याद करके जाएंगे, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर कोई डेरिवेशन तो आपको करना नहीं है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन आया है। TIR इसे कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है, कब होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये आपसे पूछा गया है। जब प्रकाश चलता है, कहाँ चलता है, जब प्रकाश आपका कांच से जल में चलता है। ठीक, ग्लास टू वाटर, जब आपका सूर्य का प्रकाश ग्लास से वाटर की तरफ जाता है, मतलब कि कांच से जल में आप एंटर करता है सूर्य की किरणें, तो वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है आपका। m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है। m आपका द्रव्यमान है, p आपका लीनियर मोमेंटम है या फिर संवेग है। तो इसकी गतिज ऊर्जा मतलब कि k क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा गया है। तो सिंपल एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा तो आप बता लेंगे, ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में 2018-19 में ज़्यादा पूछा गया है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है p का स्क्वायर मतलब कि संवेग का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय m द्रव्यमान। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। k इक्वल टू p स्क्वायर बाई m होता है। तो कहाँ पर आपका दिया हुआ है p स्क्वायर बाई m, ऑप्शन 3 में दिया। ठीक है, ऑप्शन 2 में तो मल्टीप्लाई है बीच में, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो गया। 112 का ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 112 हो गया। 113 देखते हैं, ये भी आपका न्यूमेरिकल टाइप में है। आपका 2016 का ये साइंस का पेपर अच्छे लेवल का आया है। ठीक है, क्योंकि आपका 18-19 में देखेंगे साइंस थोड़ी इजी पूछी गई थी, बाद में जो मैंने 21-22 के पेपर कराए गए हैं उसमें साइंस भी ठीक ठाक अच्छे लेवल के आने लगी है। लेकिन 2016 का आप यहाँ पर पेपर देखिए तो ये भी आसान नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ आपको एटलीस्ट आपको 2015 से 22 तक के सभी पेपर देख लेने चाहिए, चाहे आप टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या CTET की, क्योंकि PYQ आपके रिपीटेड भी होते हैं और पैटर्न सेम रहता है और आपको लेवल पता चल जाता है। ओके, चलिए, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको प्रिपरेशन करने में आसानी हो जाएगी, वो भी पढ़ लेंगे। ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए ऐसे ही बेहतर तैयारी करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले कोई भी टीचिंग वैकेंसी आती है या फिर कोई भी न्यूज़ आता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चैनल पर दिया जाता है। ओके, चलिए देखते हैं 113 क्वेश्चन क्या है। 113, प्रतिरोध E वाले किसी प्रतिरोध तार में सिरों का विभवांतर नियत रखने पर तार में उत्पन्न ऊष्मा अनुपाती होगी। ऊष्मा, तो ऊष्मा आपका E स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। सिंपल आपको यहाँ पर बस ये रट लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन भी आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको फॉर्मूला यहाँ पर दिया रहता है, H इक्वल टू V²T/R होता है और R की वैल्यू यहाँ पर E दी है। जैसे कि रेजिस्टेंस या प्रतिरोध को आप सिंपली R से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसको E मान लिया है, तो बस आप इस फॉर्मूला में ही R की जगह पर E रख देंगे तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। H प्रोपोर्शनल टू 1/E निकल कर आएगा। ओके, सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। ठीक है,
ऑप्शन 3 के साथ आपको यहाँ पर जाना है। 113 का ऑप्शन 3 है और ये आपका फॉर्मूला है। मेन फार्मूला याद होगा तो अभी आप कर पाएंगे, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ओके, 114 क्वेश्चन देखते हैं। आपका लॉजिक गेट से पूछे गए हैं आपके, ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बनता है। तो यहाँ पर आपको बताना है ये कौन सा लॉजिक गेट बना हुआ, बस आपको ये चिन्ह आपको पता होना चाहिए। तो आपका एंड है, नॉट है, और है, या फिर नैंड गेट है। तो मैं आपको बता दूँ और गेट में क्या होता है प्रॉपर्टी, वहाँ पर प्लस होता है, y = a + b वाला फॉर्मूला होता है जोड़ने के लिए। नॉट होता है इन्वर्स के लिए, y = a इन्वर्स, यहाँ पे एक ही जो है आउटपुट होता है, ठीक है, इनपुट होता है। और नैंड गेट में एंड का उल्टा होता है, तो यहाँ पर ये एंड गेट दिया हुआ है। अगर इसी जगह पे आपको यहाँ पर ये एक बबल लगा देते तो ये आपका नैंड गेट बन जाता है, लेकिन यहाँ पर ये बबल नहीं लगा हुआ है तो ये आपका ये एंड गेट है। आपको लॉजिक गेट्स मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। ये आपका एंड गेट है और इसका इक्वेशन होता है y = a.b, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए गेट यूज होता है। ओके, ये नेक्स्ट आपका ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आप देख कर यहाँ पर सॉल्व कर लेना, मैंने आपको PDF जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण, आपका हाइड्रोजनेशन से क्वेश्चन आया है, ऑयल का केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तेल में हाइड्रोजनीकरण में उपयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है। उत्प्रेरक मतलब आपका कैटलिस्ट, जो आपका हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा क्लास 6 में। तो कैटलिस्ट इसमें कौन सा यूज करते हैं इस रिएक्शन में, ये पूछा गया है आपका। Fe या फिर मोलिब्डेनम, निकेल या फिर सिल्वर, कौन सा कैटलिस्ट आप यूज करते हैं हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन में। तो आपको ये निकेल ऑप्शन 2 के साथ जाना है। निकेल और प्लेटिनम जैसी धातुएं प्रयोग होती हैं उत्प्रेरक के रूप में, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण में। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो गया, 116 का ऑप्शन 2। 117 देखते हैं। निम्न में से कौन अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ सफ़ेद अवक्षेप देती है। अमोनिया के साथ सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन होती है, तो इसमें देखते हैं कौन सी गैस होती है। तो इसके लिए आपकी एसिटिलीन गैस जो है उत्तरदायी होती है, ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 118 पूछा गया आपका, 128 ग्राम SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में मोल की संख्या आपको बतानी है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कर पाएंगे क्वेश्चन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका बेसिक क्वेश्चन। SO2 में मोलों की संख्या निकालना है, तो यहाँ पर SO2 की मात्रा आपको रखनी है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपको SO2 का मोलर द्रव्यमान। ओके, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर रख देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में गिवन है, ये दोनों चीज़ की वैल्यू रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 मोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, FeCO5 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आना चाहिए। इसमें तो तभी सॉल्यूशन कर पाएंगे आपको, तो इसमें आप सॉल्यूशन करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। 119 का ऑप्शन 1 करेक्ट है। सॉल्यूशन को आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका डिटेल में दिया हुआ है, आपको नहीं आता है तो देख कर जाइए एक बार, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी ये पूछे गए थे, पिछले साल में जो मैंने पेपर कराए हुए हैं। जल की अस्थायी कठोरता जो होती है उसके लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी होता है। MgSCO3 का होल ट्वाइस, MgSO4, CaCl2 या फिर CaCO3। 120 नंबर क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी होता है। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 का आप जो है ये आपके लिए अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है, जो जल आपका हार्ड वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, MgSO4। ओके, और क्या होता है कठोर जल में, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, इनके बाइकार्बोनेट होते हैं। कठोर जल साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है। ओके, साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है और इसके अस्थायी कठोरता को उबालकर और छानकर आसानी से दूर किया जा सकता है, मतलब कि तभी हम पीने योग्य होता है। कठोर जल पीने योग्य नहीं होता है, इसको जब उबाल कर और छान लेते हैं जब ये आपका पीने योग्य बन जाता है। ओके, इसके आगे आपके मैथ्स के क्वेश्चन हैं। मैथ के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगी। आई होप यहाँ तक आपको 30 क्वेश्चन साइंस के समझ में आ गए होंगे, क्योंकि आपको पता है 30 इसमें साइंस के रहते हैं और 30 आपके मैथ में। इसके पहले मैंने 30 क्वेश्चन आपके CDP, हिंदी और इंग्लिश के ऑलरेडी करा दिए हैं, ठीक है। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो गए।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते